आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। और आज हम पहचान टीवी से दोबारा एक बहुत अहम और मैं समझती हूँ वक्त का जो बहुत जरूरी मौजू है उसके ऊपर बात करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और वो है नौजवान नस्ल के साथ हमारा कनेक्शन कैसा होना चाहिए, और हम ऑस्ट्रेलिया में यहाँ प्रदेश में कहीं पे भी बसते हैं, किस तरह हमें अपने बच्चों को परवान चढ़ाना है और क्या जरूरी बातें या क्या जरूरी अहम टिप्स हैं जो उसके ऊपर बात कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आज जो है दावत दी है अपने स्टूडियो में पहचान टीवी में हमारी बड़ी कम्युनिटी की हर दिल अजीज शख्सियत हैं डॉक्टर अतिया जैदी। और डॉक्टर अतिया जैदी क्योंकि तदरीसी उससे शोबे से वाबस्ता हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, बल्कि मैं कहूँ कि वो हिसाब किताब वाली मैथमेटिशियन है। और इसके अलावा अपना एक यूट्यूब चैनल भी रन करेंगे जिसका लिंक हमने यहाँ दिया हुआ है। और एज अ कम्युनिटी वर्कर, एज अ शायरा, अदीबा, या मैं उनको सोशल वर्कर भी कहूंगी, एक मुफक्किर भी कहूंगी, जो सोच रखता है, जो दलाइल के साथ बात करता है और जिसके पास कहने को इतना कुछ और बड़े पॉजिटिव वे में मौजूद होता है जिससे बात करके आपको लगेगा कि आपके मसाइल का हल मौजूद है, यही मौजूद है, बस किसी तरह उसके बारे में जानना है और उसे समझना है। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अतिया जैदी को अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम शफक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये भी बता दूं कि पहले डॉक्टर अतिया जैदी एनएसडब्ल्यू यानी सिडनी में होती थी और इस वक्त वो पर्थ में बैठी हुई है, हमसे काफी दूर। तो कैसा लग रहा है आपको पर्थ में जाकर रहना अब, यानी सिडनी के एक बहुत हलचल वाले और थोड़े बिजी माहौल से निकलकर वहां जाना? टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा क्वाइट सा माहौल है। लेकिन आजकल ज़रा कुछ तूफान बादोबारा की वजह से थोड़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है यहाँ पे। आपने खबरों में देखा ही होगा। लेकिन इन जनरल इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा, जब आपसे बात करती हूँ मैं हमेशा से, मैंने तो मेरे लिए वो चंद शख्सियात जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे लिए ऐसी थी कि जिनसे आप डिस्कशन करके बहुत सारे मसाइल का हल निकाल लेते हैं या अपने इत्मीनान के लिए जब बात करते हैं और मतलब रूह की ग़िज़ा के लिए, उन शख्सियात में से डॉक्टर अतिया की शख्सियत है। डॉक्टर साहब, आपका जो एक जो स्टाइल है, जैसे अभी भी आप सामने बैठी हैं, बड़ा कूल माइंड सा, बड़ा तहम्मुल मिजाज, चीजों को समझना, परखना, देखना, जो कि अब जो है नापैद है। मतलब वो उर्फ आम में यूं कह दीजिए कि अब हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त इतनी नहीं रही। तो अब जब हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि हमें अपने बच्चों को कैसे ग्रो करना है ऑस्ट्रेलिया में, हमारा कैसे रिलेशन उनके साथ डेवलप होना चाहिए, पहले बात हम आप ही की जनरेशन की कर लें। आपके अंदर ये तहम्मुल मिजाजी कैसे आई? किस तरह मतलब आप बात को सुन लें, बर्दाश्त कर लें? मतलब आपके लहजे से भी लगता है, आपके चेहरे से भी मतलब सुकून नजर आ रहा है, वो अब हम में नहीं है। क्या था हमारे पेरेंट्स में या आपके पेरेंट्स में जो उन्होंने आपके अंदर ये पैदा किया? मौजू आपने बहुत अहम छेड़ा है। हम्म। आजकल वाकई या शायद हर दौर में इसके ऊपर सोचने की बहुत ज़रूरत रही है। अ, मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स की तो सभी की ये कोशिश होती है कि बच्चों में एक पेशेंस का एक लेवल डेवलप करें। लेकिन ये आता एक मखसूस एज में ही है, जब आपके पास एक इनफ एक्सपीरियंस डेवलप हो चुका होता है, जो आपको बताता है कि हाँ। शायद परेशान होना हर मसले का हल नहीं है। हाँ। और स्पेशली अपने बच्चों के आगे जब आपको एक एग्ज़ाम्पल कायम करनी होती है, उस वक़्त आप तो ज़्यादा आपके ज़हन में ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हाउ टू टीच देम टू बी काम एंड कूल। और अगरचे बच्चे ये सब चीज़ें बाहर से भी सीख रहे होते हैं, अपने स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी ये सब चीज़ें बहुत सिखाई जाती हैं, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस चीज़ का होता है जो वो घर से सीखते हैं। हम्म। तो इसलिए कुछ उम्र का तकाज़ा है, और हाँ। बाकी जो है वो इन जनरल शायद टीचिंग प्रोफ़ेशन की वजह से हाँ। कुछ इस तरह की एक आउटलुक डेवलप हो गया है, क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको सुना, उनके सवालों हाँ। के जवाब दिए,
और उनके सवालों पे गौर किया। शायद कुछ के जवाब मैं नहीं भी दे सकी, बिकॉज़ वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन द एंड। तो हम कोई भी क्लेम ये नहीं कर सकता कि हमने हमेशा हर स्टूडेंट का हर मसला हल कर दिया। नो, इट डज़न्ट। तो कुछ चीज़ें कुछ वीकनेसेस हमारे अंदर भी हैं, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोशिश की किसी हद तक कि जो मसाइल हैं उनका कोई मुनासिब हल पेश किया जाए। और कुछ सब्जेक्ट भी क्योंकि मेरा ऐसा था जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है, तो इसलिए और थिंकिंग भी डेवलप करता है इंसान में, क्योंकि मेरा ताल्लुक मैथमेटिक्स से है। तो जो रिसर्च है और जो टीचिंग है, ये दोनों मिल के आपको किसी हद तक इस काबिल बना देते हैं कि आप मसाइल का कोई ना कोई हल क्योंकि उस वक्त बेहतरीन हल हो सकता है किसी और वक्त वो बेहतरीन हल ना हो, लेकिन उस वक्त का बेहतरीन हल आप किसी हद तक समझ पाते हैं और समझा पाते हैं। उस वक्त जो वक्त की जरूरत है या उनको इत्मीनान दिलाने के लिए। अच्छा, यहाँ मैं व्यूअर से कह दूं क्योंकि ये लाइव शो है, अगर आपके कोई सवाल कोई परेशानी है और डॉक्टर अतिया जैदी के आप तजुर्बे से फायदा उठा सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब भाई, इसी पहलू को पहले ज्यादा हम वाजे कर देते हैं। जैसे आपका ताल्लुक, जैसे आपने कहा मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आपके सामने से गुजरे हैं, आपने उनको पढ़ाया भी है, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सुनी भी होंगी। आपको क्या लगता है कि मतलब इतने सारे जो मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग स्टूडेंट्स आपको मिले, जो सब कहते हैं बहुत जनरेशन गैप है हमारे दरमियान, या ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या नजर आई, जो हमारी यूथ थी उसकी प्रॉब्लम क्या नजर आई है उनकी सबसे ज्यादा, या वो उनकी तकलीफ सबसे ज्यादा क्या है? क्योंकि हम अपनी तकलीफों पे बात कर लेते हैं एज अ पेरेंट्स, हम यूथ की या बच्चों की तकलीफ पे बात बहुत कम करते हैं कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपको क्या लगा उनकी तकलीफ क्या है? जी, शफक, ये वाकई खासी तकलीफ देह बात है कि जनरेशन गैप तो हर दौर में होता है। पेरेंट्स और अपकमिंग जनरेशन के बीच में एक गैप तो होता है, वो एक बिल्कुल नेचुरल गैप होता है। लेकिन आज के दौर में शायद इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई है इस वजह से कि पिछले 30-40 दहाइयों में जितनी तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल गैप आया है या टेक्नोलॉजिकल बूम आया है, और जितनी तेज़ी से, जितना स्विफ्टली टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया है, उसने पूरी दुनिया के कल्चर पे अपना एक असर छोड़ा है। और उस असर में सबसे ज़्यादा वो कल्चर्स मुतासिर हुए कि जहाँ पर कुछ कलेक्टिविज्म की वैल्यूज़ ज़्यादा पाई जाती थी या समझी जाती थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि उस कल्चर में इंडिविजुअलिस्टिकली सोचने वाले नहीं हैं, डेफिनेटली हैं। लेकिन जो ज़्यादा तादाद इन जनरल ऐसे लोगों की है कि जो कलेक्टिव एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को अच्छा समझते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में रहना उनकी आदत है, उनका रिवाज है। तो ऐसी सूरत में जो जनरेशन गैप इस वक्त का बहुत ज़्यादा हमें महसूस होता है, वो शायद इस वजह से होता है कि टेक्नोलॉजिकल बूम की वजह से जो करंट जनरेशन है उसकी एक तो सोचने की और अमल करने की पेस बहुत तेज़ है, एज़ कंपेयर टू आई मस्ट से दैट आवर पेस, और शायद हमसे ऊपर की जनरेशन के पेस हम लोग कह सकते हैं कि हम एक मिडिल जनरेशन है, और इस मिडिल जनरेशन में होने का हमें कुछ थोड़ा सा फ़ायदा भी है। और फ़ायदा ये है कि हम अपनी पिछली जनरेशन के साथ भी ज़रा ज़्यादा कनेक्टेड हैं और अगली जनरेशन के साथ भी थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड हैं। लेकिन ये वहीं पर है जहाँ लोग इस बात को समझ गए हैं कि उनको अगली जनरेशन के साथ किस तरीके से कनेक्ट होना है। जहाँ ये सोच थोड़ी सी कम है, वहाँ मसाइल ज़्यादा हैं। क्योंकि वो जो इकबाल ने कहा था कि आईने नौ से डरना, तलवे कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो जहाँ कहीं ये सिचुएशन आ जाए
कि हमारी जनरेशन जो है वो बहुत तेज़ी से आगे जा रही है और हम वहीं खड़े हुए हैं। वहाँ ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं लोग। तो समझने की ज़रूरत ये है कि जो जिस तकलीफ़ से हमारी अगली जनरेशन गुज़र रही है, उसमें कौन-सी तकलीफ़ें ऐसी हैं कि जिनको हम समझ के और स्ट्रेट अवे उनका हल दे सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका हमारे पास भी कोई स्ट्रेट अवे हल नहीं है। हमें अपनी जनरेशन को ये समझाना है कि कुछ हम उनके साथ चलने की कोशिश करेंगे और कुछ उन्हें हमारे साथ चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। तब जाके कहीं कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा और वहाँ पे कोई हल सामने आएगा सूरत-ए-हाल किसी भी सूरत-ए-हाल में। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन अब जैसे आपकी बात से ही मैं बात आगे बढ़ाती हूँ कि हम मिडिल जनरेशन है। आपने बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन दी, और अगर हम देखें कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या यानी जो दादा-दादी या नाना-नानी हैं, उनका हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गैप आता है। फिर हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जहाँ पे ये 3 जनरेशन एक घर में रह रहे हैं, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनका ज़ोर ये होता है कि उनके पोता-पोती या नवासा-नवासी वो करें जो उनके उसूल हैं। लेकिन वहाँ पे आ जाती है फिर प्रॉब्लम, क्योंकि हम मिडिल लोग हैं, हमारे लिए उनका समझना बच्चों की प्रॉब्लम आसान है, लेकिन वो जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है वो एक गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, कनाडा, इन मुल्कों की बात कर लें, वहां पे एक शिकायत ये भी बच्चों की तरफ से आती है कि हमारे पेरेंट्स अपना कल्चर जो वो बैक ऑफ द कंट्री छोड़कर आए हैं, वो चाहते हैं कि वो सारा का सारा उनके ऊपर लागू कर दें और वो सब के सब एक पहले दिन से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें, जो बड़ा मुश्किल है। इसका कोई हल, कोई रास्ता है आपके पास? देखिए, डिस्टेंसिंग 3 तरह की होती है। एक तो है फिजिकल डिस्टेंस। अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करें, तो उनमें वो पेरेंट्स जो कि यहाँ नहीं रहते, जो ग्रैंड पेरेंट्स जो कि पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हुए, और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो यहाँ रह रहे हैं, वेस्ट में रह रहे हैं। तो उनके दरमियान क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग है और दोनों मुख्तलिफ माहौल में रह रहे हैं, तो वो जब आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान गैप ज़्यादा होता है और उनको एक दूसरे को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उस सूरत में जो पेरेंट्स हैं, जो मिडिल जनरेशन है, वो ये कोशिश कर रही होती है किसी तरह से कि बीच में कोई कनेक्शन पैदा करने की कोशिश करे, जो कि एक शॉर्ट टर्म में चल जाता है, गुजारा हो जाता है, कुछ चीज़ें आप निभा लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चलता भी नहीं है और लॉन्ग टर्म में मुलाकातें भी नहीं होती हैं। और अब कोविड के बाद से तो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि नहीं हो रही है। दूसरी डिस्टेंसिंग है जिसको हम कह सकते हैं इमोशनल डिस्टेंसिंग, और वो सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही नहीं, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ इन वेस्टर्न कंट्रीज में जो इमोशनल डिस्टेंसिंग है उसमें आप यही जो बात आपने कही कि बच्चे किसी और डायरेक्शन में सोच रही हैं, पेरेंट्स किसी और डायरेक्शन में सोच रही हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं वो बच्चे फील नहीं करते। क्यों? हमने उन्हें एक ऐसे माहौल में लाकर एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में डाला है जहाँ ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट देखे जाते हैं ज़्यादा, हर चीज़ फैक्चुअल है। बहुत सारी चीज़ें जो हम एज़ अ पेरेंट सिर्फ इमोशंस की बेस पे सोच रहे होते हैं, वो बच्चे नहीं सोच रहे होते। वो हमें उनको बताना पड़ता है किसी तरीके से कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, आपको लॉजिक देनी पड़ेगी। बगैर लॉजिक के आप आजकल बच्चों को कुछ नहीं समझा सकते, आपको उनको रीजनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ-साथ जो एक प्रॉब्लम में आ जाती है वो ये है कि तमाम पेरेंट्स हम ये बातें सोचते हैं। मैं कोई बहुत नई, बहुत अनोखी बात नहीं कर रही, सब पेरेंट्स सोचते हैं इस तरह से। लेकिन इसमें कभी-कभी होता ये है कि हम रीजनिंग देते-देते बहुत आगे भी निकल जाते हैं, जितना शायद नहीं जाना चाहिए। मुश्किल हो जाता है फिर ये समझना।
हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ वक़्त के साथ समझ में आती हैं। हम्म, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी पर्सनल बॉन्डिंग काम करेगी कि जिसमें आपके और बच्चों के दरमियान जो बॉन्डिंग है ना वो कायम रहे और आप उनको ये बता सकें कि जिस तरह तुम्हें स्कूल में या कॉलेज में ईयर 10 का कोर्स ईयर 8 में नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि वो उसकी तुम्हारे पास प्रीरेक्विजिट्स नहीं है। हम्म, या तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो तुम्हें फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में जो चीजें करके समझ में आएंगी वो तुम्हें फर्स्ट ईयर के कोर्स वर्क में समझ में नहीं आ सकती, नहीं आएंगी। चाहे तुम्हें दुनिया का बेहतरीन टीचर पढ़ा रहा हो। हम्म, लेकिन कुछ चीजें हैं कि जो प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आएंगी। तो उस वक्त तक जो है वो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे में जिस तरह मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी, इस तरह की एग्जांपल्स जरा अच्छा काम करती हैं अगर आप उनकी लाइफ से एग्जांपल निकाल के दें उनको, अपनी लाइफ से नहीं, उनकी लाइफ से। क्योंकि जब आप पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आप बाहर किसी प्रोफेशनली आप कहीं पढ़ा रहे हैं या अपने घर के इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को कुछ हाँ, पढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो लर्निंग डेवलप करने के लिए क्योंकि आपको स्टूडेंट के लेवल पे आना पड़ता है, तो हाँ, इसलिए आप उनको उनकी ज़िंदगी से कुछ एग्ज़ाम्पल निकाल के दे सकते हैं। तो उससे बात समझ में काफ़ी हद तक आ जाती है। अ, अपने अपने कल्चर को जहाँ तक इम्प्लीमेंट करने का ताल्लुक है, जो आपने सवाल उठाया कि ये वाक़ई हकीकत है कि ये मसला है। बहुत से बच्चे इस तरह से सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपना कल्चर जो है वो इम्पोज़ करना चाह रहे हैं हमारे ऊपर। तो उस कल्चर को भी इम्पोज़ करने के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा-सा डिस्टेंस पहले कम करना पड़ेगा आपको। और उस डिस्टेंस को कम करने के लिए कुछ आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके अपने कल्चर में भी बहुत सारी खराबियाँ होंगी, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें होंगी जिन्हें हाँ, ये आपको कहना इग्नोर बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये हकीकत है कि होंगी और हैं, जी, बिल्कुल। एक्सेप्ट करना तो पड़ेगा। हम बिल्कुल। तो हर चीज़ की एप्लीकेशन सिचुएशन बेस्ड होती है। वही बात है कि आप किसी सर दर्द के मरीज़ को पैनाडोल की गोली दे सकते हैं, लेकिन वही पैनाडोल की गोली अगर आप किसी और प्रॉब्लम में खिला देंगे, तो वो मसला भी बन सकती है। बिल्कुल तो सही। ये आपको ये आपको सोचना पड़ेगा कि हुँ, बहुत सारी चीज़ें आपके अपने कल्चर में इम्प्लीमेंटेबल थी, लेकिन हुँ, यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे बच्चे खुद नहीं आए, आप लेकर आए हैं ना, आप ले हमने लाके डाला है ना। तो अब हाँ, हमें वो गैप कवर करना है कि जो उनके इंस्टीट्यूशन से जो वो सीख रहे हैं और जो वो जो जो अपने घर में देख रहे हैं, उसके बीच में आके आपको भी खड़ा होना है बच्चों के साथ-साथ। तब आप 2 कदम आगे जाएँगे, तो वो 2 कदम आपकी तरफ आएँगे। हाँ, बहुत अच्छा। मैं साथ-साथ कमेंट्स भी पढ़ लूँ, अलमास मुनव्वर कह रही हैं टोटली एग्री, आपसे एग्री हो रही हैं। अच्छा, ज़िशान सैयद जो है उनका एक सवाल है कि प्लीज़ शेयर योर थॉट्स ऑन हाउ टू डील विद किड्स वेस्टर्न स्टाइल सॉफ्ट और देसी स्टाइल डाँट-डपट। ज़िशान फ्रॉम पर्थ। मैं अभी पूछती हूँ क्योंकि मैं साथ-साथ सवाल भी लूँगी और जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ और सवाल हैं वो भी करूँगी। सो ये तो है कि हमारे यहाँ हम डाँटना या एक आध हाथ झड़ देना ये हमारे यहाँ नॉर्मल होता था, मतलब हम पिटाइयाँ सह कर आए हुए हैं और माशाल्लाह से फिर भी हमारा कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन अब यहाँ का जो सॉफ्ट स्टाइल है और यहाँ जो कहा जाता है कोई आपको टच नहीं कर सकता, कोई आपको ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, वो जो है वो कोई अब्यूज़ नहीं कर सकता, वो इस तरह की बच्चों को कनेक्शन जो कहा जाता है। अब बताएँ कि इस सूरत-ए-हाल में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? देसी स्टाइल को टोटली खत्म कर देना चाहिए या थोड़ा-थोड़ा चलेगा? जी, इसमें मैं आपको बताऊँ कि I will start from an experience that I had in a seminar because I was in educational administration as well. तो हुँ, एक सेमिनार इस टॉपिक पे ही था। हुँ, अ, अब यहाँ पर मसला ये है कि अ, जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से क्योंकि आते हैं, उनका पेरेंटल एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है। और हम उसमें एक केस स्टडी कर रहे थे कि जिसमें 2 बच्चे थे जो कि सगे भाई थे और वो अपने सिंगल फादर के साथ रहते थे। और वो सिंगल फादर जो था वो
ड्रग्स भी लेता था और ओ, वो कुछ और भी गलत काम वाम करता था और वो वायलेंस का भी आदी था। तो जब उसे गुस्सा आता था किसी बात के ऊपर तो वो अपने बच्चों के साथ तशद्दुद करता था और वो ऐसा तशद्दुद करता था कि सिगरेट से वो दागता था। तो एक इसका पता ऐसे चला कि स्कूल में एक दिन बच्चे जो थे वो हर मौसम में फुल स्लीव की शर्ट पहन के आते थे। तो वो एक दिन बहुत सख्त गर्मी थी तो टीचर ने उनसे कहा कि ये अपनी तुम क्यों फुल स्लीव की शर्ट्स पहन कर आते हो इस मौसम में। तो वो बच्चे जो थे वो खामोश रहे या डर गए जो भी था और बड़े हाई स्कूल के बच्चे थे वो। हाँ, तो जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला वो अपने दाग छुपाते थे बाजुओं पे। और ये सेमिनार में हम डिस्कस कर रहे थे हम कि हाँ, इसकी वजह से फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट किए स्कूल्स में कि जो बच्चों के साथ बच्चों को ये बताते हैं वहाँ पे पार्ट ऑफ एजुकेशन है कि पेरेंट्स अगर किसी किस्म की वायलेंस करें तो वो इलीगल है। और वहाँ से बच्चों के जहन में ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है कि हमारे पेरेंट्स जब हमारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है कि अगर हमें पेरेंट ने थप्पड़ मारा तो उनकी खैर नहीं है। वो फिर लेकिन वो उसमें धमकी भी देने लगते हैं कि हम वो उनके एजुकेशन मिलती है इस बात की कि ये आपके पेरेंट का राइट नहीं है। अब हमारे जैसे पेरेंट्स जो हैं उनको ये मसला पड़ता है कि वो उनको ये बात समझानी मुश्किल है कि हम अगर अपने बच्चे को मारते हैं तो वो वायलेंस नहीं है बल्कि वो कुछ हमारे कल्चर का एक तरीका है कि जिसमें ये कहा जाता है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह शेर। से। ये बात वाकई समझ इन कंट्रीज में बहुत मुश्किल है बच्चों को। और हाँ, वो उसके लिए आपको अपने और अपने बच्चे के रिलेशनशिप के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से आपकी बात समझ सकता है। कुछ अरसे तक आपको अवॉइड करना पड़ेगा, बहुत बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करना पड़ेगा ताकि वो आपको वायलेंट ना समझे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो आप वो काम नहीं कर सकते जो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ किया हाँ, क्योंकि मतलब ये वो टोटली आपने कहा कि वो नहीं हो सकता, टोटली नहीं नहीं हो हो सकता। सकता उसमें आप आपको उसका कोई हल भी बताए ना हमें, अब वो नहीं हो सकता तो फिर क्या करना है? किसी ने मुझसे कहा खामोश हो जाना है, बात करना छोड़ देनी है, तो फिर कम्युनिकेशन गैप आएगा। क्या करना चाहिए फिर? मतलब उनको ये एहसास दिलाना कि आपने गलत किया है और आपके पेरेंट्स आपसे नाराज हैं। इट डिपेंड्स रियली इट डिपेंड्स ऑन अ करंट सिचुएशन। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ेगा आपको कि बात करनी आप छोड़ दें, कुछ कुछ एक दो दिन के लिए छोड़ दें, देखें कि बच्चे का क्या रिस्पॉन्स आता है। और उसके बाद जो है वो क्योंकि आप बहरहाल आप पेरेंट हैं, आप बड़े हैं, आपको बहुत कुछ सोचना है तो आप उसको स्टार्ट भी कर दें। Excuse me। और उसके बाद कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बच्चों के साथ आपको समटाइम्स किसी छोटे से टॉपिक पे 4 घंटे बात करनी पड़ती है। ये मैं एज एन एकेडमिक नहीं कह रही, मैं एज अ पेरेंट कह रही हूँ। हाँ, बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ पे ना जिसको आप एक बहुत मामूली सा इश्यू समझते हैं, उस पे बच्चों के साथ आपको 3-3 4-4 घंटे भी बैठ के बात करनी पड़ेगी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्या आप उनको? अपना पॉइंट ऑफ व्यू जितना आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, आप समझाइए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। और उनको आप कुछ वाक़यात सुना सकते हैं अपने बचपन के और अपने आपके साथ आपका ज़ाहिर है कि आपका स्पाउस होगा कोई या आपके किसी भी बहन-भाई साथ हो सकते हैं या कोई दोस्त बैठा है कोई भी, तो उनके साथ आप शेयर करें और वो भी बताएँ कि भई इस तरह से हम हमारे पेरेंट ने, हमारे वालिद ने या हमारी वालिदा ने अगर हमें किसी वक़्त किसी बात पे मारा तो उसका मकसद सिर्फ़ इस बात का इज़हार था कि ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह थी और उस वक़्त हमें किसी काम से रोकना उनके लिए बहुत ज़रूरी था और उस वक़्त उन्होंने हमें अगर किसी काम से इस तरीके से रोका तो हमें उसका क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, वो अपना रिजल्ट भी बताना है कि उससे क्या फ़ायदा हुआ, हम रुके तो क्या हमसे आपको हमें। उससे क्या फ़ायदा हुआ? और ये भी कि किसी वक़्त कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें
समझाने का वक्त नहीं होता, किसी हाँ। अमल को सिर्फ रोकने का वक्त होता है उस वक्त। तो और ये बात बच्चे समझते हैं, क्योंकि वो भी ऐसी चीजें पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई ब्लाइंड एजुकेशन हासिल कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, नहीं, उनको भी ये सारी बातें सामने आती हैं कि समटाइम्स उनका उनका कोई टीचर या उनका प्रिंसिपल जो है वो किसी वक्त उन्हें, इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल है, ट्रैफिक रूल्स। आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, जिस वक्त सिग्नल रेड हो जाए उस वक्त आपने रुकना है, हर सूरत में रुकना है, चाहे आप कितने ही इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहे हैं। लेकिन सिग्नल का रेड होना जो है वो एक तरह से एक थप्पड़ है कि अगर नहीं रुके तो थप्पड़ पड़ेगा। थप्पड़ पड़ता है, बच्चों को पता है कि टिकट आता है। अगर आप नहीं रुकते, अगर आप सिग्नल ब्रेक करते हैं तो टिकट आता है। यानी रूल्स की इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले गवर्नमेंट करवाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक तरह से आपकी पेरेंट है, पूरी कौम की पेरेंट है। उसने आपको न सिर्फ ये कि कुछ सिखाना है, बल्कि आपको मॉनिटर भी करना है, आपसे अमल भी करवाना है। और अमल करवाने के लिए डंडे का इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट भी करती है। वरना आपको टिकट आप करेंगे, आपको टिकट है, बिल्कुल आप ज्यादा ओवर स्पीड करेंगे, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है? ये घर में इसको थप्पड़ बोलते हैं। घर में इसको थप्पड़ बोलते हैं। अगर पेरेंट्स रोक रहे हैं तो वो रोकना उनका राइट इसलिए है कि वो आपको किसी गलत अमल से इसलिए रोक रहे हैं कि आप कहीं आप अपने माजी में वो अपने मुस्तकबिल में जाके किसी चीज का शिकार ना हो जाए, किसी तकलीफ देगा। अच्छा, सादिया मेहंदी आमिर सलाम और कह रही है गुड टॉपिक, थैंक यू सादिया। अलमास कह रही है फिजिकल अब्यूज इज नेवर अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग वेदर हेयर और देयर। हाँ, मतलब अभी अभी हम अपने पाकिस्तान के उधर के उसकी तो बात ही नहीं कर सकते, वहां पे भी खैर काफी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन भी अब इस तरह मार धाड़ को नहीं कह रहे। लेकिन अगर हम गुस्से से देख भी लें या नाराजगी का भी इजहार कर लें तो भी जो है वो बच्चों को लगता है कि अब्यूज किया जा रहा है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे बहुत ज्यादा, जैसे आपने कहा ना, आप 4 घंटे लगा देती हैं बात छोटे से टॉपिक पे, हम एज अ पेरेंट, तो मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं, टॉपिक ऐसे हैं, बहुत ज्यादा बात होगी। मैं तेजी से थोड़े से और टॉपिक्स भी साथ में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे बच्चों के अंदर डिसीजन पावर की बहुत कमी है। एक तरफ वो ये चाहते हैं कि उनको उनका फैसला सुना जाए, यानी उनको चॉइस दी जाए, लेकिन जब हम उनको कहते हैं कि भाई सिंपल सा कि कहीं आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं मैंने अपनी मर्जी से लेना है। लेकिन जब आप उनसे कहते हैं चलो मर्जी करो, तो वहां जाके वो उधर कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी एक शर्ट के इंतखाब में भी। तो फिर महसूस होता है कि नहीं, एज कंपेयर टू अस उनके अंदर डिसीजन पावर की कमी है, और वो क्यों है? ये कोई इंडिविजुअल केस हो सकता है। जनरली जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक है, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खासे कॉन्फिडेंट हैं अपनी चॉइसेस के बारे में, और उनको पता होता है कि उनको क्या लेना है। एक एज होती है, एक मखसूस टाइम होता है कि जिसमें बच्चे अर्ली टीन एज कह लीजिए आपको, आप इसको, थोड़े होते हैं कंफ्यूज कुछ चीजों के ऊपर। तो उसका शायद हल यही है कि आप उन पे छोड़ दीजिए कि वो क्या सिलेक्ट करें क्या ना करें। 2-4 दफा वो गलत चीज सिलेक्ट करेंगे, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि ये नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात की आपने, ये तो हल। आप, हाँ, आप हर वक्त आप एक क्या कहते हैं उसको, सेफ्टी बोल में नहीं रहिए आप कि आप हर वक्त उन्हें हर गलत फैसला करने से बचा लें। नहीं, वो गलत फैसला करेंगे तो सही फैसला करना सीखेंगे, और आपको उनके उनके गलत फैसले, हाँ, आप सही कह रहे हैं, हम सेफ्टी में रहते हैं कि कहीं गलत ना कर दें। हमें हमारा शायद हम भी गलत नहीं होते, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हम एहतियात के तौर पे कर रहे होते हैं, जो उनको पसंद नहीं आता। हाँ, नहीं, कोई जरूरत से ज्यादा एहतियात भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती। बच्चा जब तक समंदर में तैरेगा नहीं ना, उसको तैरना नहीं आएगा। अगर आप हर वक्त उसे पकड़ पकड़ के खड़े, आप साहिल पे खड़े होके देखें कि वो तैर कैसे रहा है, डूबने लगे तो निकाल ले, अदरवाइज उसको तैरने दें। तो कुछ, क्योंकि वो एक दफा डूब के ही तैरना सीखेगा। हाँ, अच्छा, और आप एक और गलती को एक्सेप्ट करें, अपनाएं, आप उनकी गलतियों को ऑन करें।
मैंने अभी जब ये कहा कि मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ अपने क्लोज सर्कल में, तो मुझे वहां से 2-3 बड़े अच्छे सवालात आए, तो मैंने कुछ को कवर कर लिया है। वो लोग लाइव देख रहे होंगे, एक आध मेरे पास अभी और है, मैं उसको करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि ये जरूर पूछना, इस पर जरूर डिस्कस करना है कि हम लोग बड़े हमें ये कंसर्न होता है कि इनके दोस्त कौन है। तो क्या एज अ पेरेंट्स हमें बच्चों के दोस्तों पर नजर रखनी चाहिए या उनको आजादी देनी चाहिए, तुम जिसको चाहो अपना दोस्त बनाओ? अच्छा, ये 2 सवाल हैं मुख्तलिफ। एक तो ये कि बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए दोस्त बनाने की, बेशक होनी हम्म। चाहिए, आई एग्री। लेकिन उसके साथ-साथ आपको भी पता होना चाहिए कि वो किन लोगों में उठते बैठते। अगर ठीक। वो उनके दोस्त हैं, तो आपको भी उनका उनका पता होना चाहिए और उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उनको अपने घर पे उनको आप आज़ादी दें कि वो अपनी बर्थडेज़ वगैरह कंडक्ट करें या गेट टुगेदर्स करें, उनके दोस्त आएँ। आप भी देखें कि उनके दोस्त कौन हैं और हम्म। आपकी भी उनके साथ एक कनेक्शन होना चाहिए। तो दैट्स हाउ आई थिंक। मैंने हमेशा अपने बच्चों के दोस्तों से एक कनेक्शन रखा और वो इसी तरह हुआ कि आए। लेकिन बहरहाल नो वन कैन क्लेम एनी परफेक्शन। मैं आज भी ये क्लेम नहीं कर सकती कि बाहर मेरा बच्चा जाके किस-किस से मिल रहा है। हाँ। लेकिन टू सम एक्सटेंट अगर आप भी उनके दोस्तों से मिलें और उनको घर पर बुलाएँ या अगर बच्चा वहाँ जा रहा है, आप एक 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 छोटी एज में तो आप करते हैं ना कि आप बच्चों को खुद ड्रॉप करते हैं, खुद लेते हैं। हम्म। जब तक कि वो एक एडल्ट नहीं हो जाते एटलीस्ट तब तक। तो समटाइम्स एडल्ट होने के बाद भी बच्चे जो हैं, वो आप उनको एज़ अ फैसिलिटी किसी वक़्त ऑफ़र कर सकते हैं कि भई मैं फलाँ जगह जा रही हूँ, तो इफ यू आर गोइंग टू अ फ्रेंड आई कैन ड्रॉप यू। तो इस तरह से आपको भी पता चल जाएगा कि किसी हद तक कि वो कहाँ गया है। तो हम्म। येस आई एग्री कि आपको पता होना चाहिए जिस हद तक आप कर सकते हैं एक कंफर्टेबल माहौल में कि आपके बच्चे को ये शक ना हो कि आपने कोई एजेंसी लगा रखी है उसके पीछे या आप खुद हाँ। एक एजेंट के तौर पे लगे हुए हैं। हाँ। अच्छी तो टिप्स दी आपने आपको। जी, मुझे भी अच्छी टिप मिल गई। मैं बड़ा कॉन्शियस रहती हूँ कौन फ्रेंड है, कैसे जा रहे हो, मैंने ड्रॉप करना है, ये वो। लेकिन आपने अच्छी टिप दे दी, बहाने से आप कहें कि मैं जा रही हूँ, मैं ड्रॉप कर दूँ और हाँ, आपको चल जाए। हाँ, गुड। बिल्कुल। लेकिन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाएँ, हम्म। गेट टुगेदर्स करें। जो कुछ हो आपकी आँखों के सामने हो, आप खुश, वो भी खुश। हाँ, आपको पता हो। अच्छा, मैं एक फैमिली को जैसे जानती हूँ, जैसे आपने सही कहा कि हमें उनको डिसीजन पावर इसी तरह डेवलप होगी कि हम उनको आज़ादी दें चॉइस करने में, फ्रेंड्स के भी। मैंने एक फैमिली को मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे और उन्होंने फिर कोशिश की कि हर चीज़, और बच्चे बहुत अच्छे, पढ़ाई में बहुत अच्छे, बिहेवियर बहुत अच्छा। लेकिन कुछ अरसे बाद हम सब ने रियलाइज़ किया कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो अच्छी डिग्री के बावजूद वो ना जॉब्स हासिल कर सके, ना लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की उनके अंदर सलाहियत पैदा हुई, और मतलब टोटली फेलियर की तरफ चले गए वो। जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा उनको या पैम्पर करके रखते हैं या बहुत ज्यादा वो एहतियात करते थे, तो फिर बिल्कुल ही अब उनकी शख्सियत, मतलब उन्होंने आइसोलेट कर दिया उनको। जी, बिल्कुल ऐसा होता है और यहाँ पे मैं एक और सेंसिटिव पॉइंट मेरे ज़हन में आया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज। और वो ये है कि कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हम बच्चों के साथ दोस्ती करने में लाइन क्रॉस कर जाते हैं। ज़रूरत से अच्छा। ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि कुछ कुछ मामलात में हमें उनके साथ डिस्टेंस रखना भी पड़ेगा। यार ये बड़ी काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक कह रही हैं। और वो डिस्टेंस बिल्कुल वही है, एग्ज़ैक्टली मैं रिपीट करूँगी जो मैंने मिसाल पहले दी थी कि आप ईयर 10 का कोर्स ईयर 8 में नहीं पढ़ा सकते। हम्म। तो कुछ चीज़ें आपको होल्ड करके रखनी होंगी अ, बच्चों के साथ बात करते वक़्त किसी और वक़्त के लिए, कि ये आज नहीं, ये आज से 6 महीने के बाद बात होगी इस टॉपिक पे। हम्म। और उसपे आपका जो मुश्किल पैदा हो जाती है आपके लिए वो थोड़ी-सी ये है कि
बच्चे को उसी वक़्त जवाब चाहिए। हम्म। आप उस वक़्त जवाब नहीं दे सकते। तो वहाँ पे फिर अगेन आपको कोई एग्ज़ाम्पल देनी पड़ेगी, उनको किसी एग्ज़ाम्पल से समझाना पड़ेगा। और मैं जैसे अगेन आप जिस प्रोफ़ेशन में भी हैं, वहाँ से आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएगी। क्योंकि आप एवरीडे उन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं ना, तो वो एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपके ज़हन में आती है। तो मैंने ऐसे मौकों पे हमेशा यही एग्ज़ाम्पल्स दी हैं कि बेटे अ, आज अगर तुम ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, हम्म। तो उसका जवाब तुम्हें आज ही नहीं मिलेगा, कुछ दिनों के बाद पता चलेगा तुम्हें कि तुम्हें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। बिल्कुल सही। तुम्हें पहले जाके लर्निंग टेस्ट देना है, उसके हम्म। बाद भी तुम्हें प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा, लर्निंग लाइसेंस मिलेगा। फिर उसके कुछ महीनों तक तुम्हें सिर्फ गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद तुम्हें परवाना मिलेगा गाड़ी चलाने का। हम्म। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी कि इस तरह से आपको समझाना पड़ेगा बच्चे को, उसकी अपनी ज़िंदगी से एग्जाम्पल उठानी पड़ेगी जब भी उठाएँगे आप। तो इसी तरह से कुछ काफ़ी हद तक बात बन जाती है। एंड इट ऑल अगेन आई वुड से इट डिपेंड्स ऑन योर योर रिलेशनशिप विद योर किड्स। तो अपना जो रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ वो आपको जो बहुत शुरू में हमने बात की थी कि जो पर्सनल रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ वो हमें एक इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी आप बहुत सारे स्ट्रेसेस से गुजर रहे होते हैं, आप भी हर वक़्त बच्चों की नीड्स को सैटिस्फाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप एज़ अ पेरेंट कोशिश करते रहें, कभी न कभी बल्कि कभी न कभी नहीं, बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप अगर कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, लेकिन डिफिकल्ट टाइम आपको देखना पड़ेगा। आप भी इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़। आपको टाइम हाँ। देना पड़ेगा, खुद अपने आप को भी टाइम देना पड़ेगा। हाँ, डिफिकल्ट टाइम तो मुझे लगता है हर पेरेंट्स की लाइफ में ज़रूर आता है। स्मूथली कहीं पे कोई भी मैंने फैमिली नहीं देखी कि वो अपने बच्चों को स्मूथली ग्रो कर ले। बाज़ दफ़ा हमारी भी कुछ प्रॉब्लम होती है कि हम कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स की तरबियत ऐसी नहीं रही थी, तो वो अपना जो है बैड एक्सपीरियंस शायद उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। शायद शऊर में उनके ऐसी चीज़ होती है इसलिए। अच्छा, एक मतलब जो अलमास ने एक बात कही है वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा हुआ अलमास, थैंक यू सो मच, आपने पॉइंट रेज़ किया कि हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं चाहते कि हम उनके फ्रेंड्स सर्कल से मिले-जुले या ताल्लुक बनाएँ, बल्कि अक्सर तो वो मना ही कर देते हैं। स्पेशली जो देसी बच्चे हैं वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके फ्रेंड्स उनके घर में आएँ। उसकी शायद वजह ये है कि अ, उनका ताल्लुक जो इस मॉडर्न सोसाइटी से या इस कल्चर से है, बच्चों को ये पता होता है कि हमारी कुछ रिलीजियस जो बाउंड्रीज़ हैं, उसमें ये लोग फिट नहीं होते, तो इस वजह से भी नहीं बोला कंफर्टेबल फील करते वो कि यहाँ आएँ। और मैं समझती हूँ ये उनका बड़ा पॉजिटिव एक्शन भी होता है। वो नहीं चाहते कि पेरेंट्स के कोई इमोशन जो है वो हर्ट हो, और उधर वो नहीं चाहते कि उनके फ्रेंड्स का इमेज खराब हो। तो अब जब वो बच्चे नहीं चाह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स मिले, तो अब क्या करेंगे इस स्टेज पे? देखिए, यहाँ पे जो एक बात तस्लीम करने वाली है सबसे पहले वो ये है कि जिस तरह कुछ मामलात में हम अपनी प्राइवेसी रखते हैं, बच्चे भी रखते हैं। और वो भी चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, वो आपके सामने ना आएँ। तो और इसमें एक पॉज़िटिव पहलू भी है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे आपको सिर्फ़ इसलिए नहीं बताते कि आप सुन के परेशान हो जाएँगे, आप समझेंगे पता नहीं कितना बड़ा मसला है, जबकि वो इतना बड़ा मसला नहीं होगा उनके नज़दीक। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बैक टू स्क्वायर वन कि अगर आपको अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपका और उसका रिलेशनशिप इतना अच्छा है और आप समझते हैं कि वो अगर किसी वक़्त अपने बस दोस्तों के साथ बैठा है और आप वहाँ पे नहीं भी हैं, तो हुँ। वो किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो आप भी परेशान नहीं होंगे और बच्चा भी परेशान नहीं होगा। तो अदरवाइज़ दिस इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग कि वो हर वक़्त नहीं चाहेगा कि वो अपने दोस्तों को आपसे मिलवाए। लेकिन अगर आप उसके साथ थोड़ा-सा अपनी ज़ात से थोड़ा आगे बढ़ के मिलेंगे यानी वही बात है कि अपनी कल्चरल चीज़ें थोड़ी-सी बदलेंगे, अपनी कल्चरल चीज़ें थोड़ी-सी बदलेंगे और बच्चे के कल्चर से थोड़ा-सा करीब होने की कोशिश करेंगे, तो वो भी समझेगा कि आप
इतने भी आउटलायर नहीं हैं उसके हाँ कल्चर से, और उस हाँ सूरत में वो किसी वक्त दोस्तों को घर भी बुला लेगा, उसको भी फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि बच्चे मेरे दोस्त घर में आएंगे तो क्या होगा। सबसे ज़्यादा शायद इसमें बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में इतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और वो हाँ उनके लिए एक थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग होता है अपने दोस्तों के सामने। लेकिन ख़ैर ये बच्चे भी आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाते हैं कि बहुत अच्छा, सारे लैंग्वेज बैरियर पेरेंट्स है, कोई नॉलेज की कमी नहीं होती पेरेंट्स में, लैंग्वेज की। अच्छा, मैंने देखा अगर आप देसी स्टाइल के कपड़े पहने हुए हो तो भी बच्चे बड़ा जो है वो एम्बैरेस फील करते हैं कि पेरेंट्स सामने ना आए। कुछ हमारा वो कल्चर की भी, रिलीजियस अफेयर्स की भी चीजें लगी हुई होती हैं घर में, उससे भी कहते हैं कि नहीं वो ना आए, या फिर उनको लगता है कि उनके जो लिबास है या स्पेशली जो लड़कियों का है वो नहीं अम्मा को अच्छा लगेगा या पापा को अच्छा लगेगा, इसलिए भी शायद ये भी शायद प्रॉब्लम होती है, तो हमें थोड़ा सा गैप देना चाहिए उनको। इस मामले में तो हमारी अपनी थिंकिंग थोड़ी ओपन होनी चाहिए कि भाई बच्चों के फ्रेंड्स हैं, वो जो भी पहन के आ रहे हैं उनका कल्चर है, हमें क्या? हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे कि उनके बच्चे ड्रेस क्या पहन कर आ रहे हैं, उनके दोस्त, या जो है वो लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं या खा क्या रहे हैं। मतलब आई नेवर हैड सच इश्यूज, क्योंकि मैंने अगर कभी देखा कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के दोस्त आ रहे हैं, तो हमेशा मैंने ऐसी चीजें रखी कि जो जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जो हर एक के लिए सूट करता हो। जैसे अगर कोई वीगन है तो उसके लिए हाँ कोई ना कोई चीज होनी चाहिए कि वो भी खा सके, या अगर हाँ कोई जैसे हिंदू फैमिली से आ रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ वेजिटेरियन होना चाहिए कि वो भूखे। तो वैसे भी हमारे यहाँ मेहमान नवाजी का उसूल है ना कि हमारे घर कोई मेहमान है तो वो खाली ना जाए, वो भूखा ना जाए, उसके लिए इनफ हो। तो इसी तरह उनकी जो भी कल्चरल प्रेफरेंसेस हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि उनके दोस्त क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम्म, हमारा काम है उनके साथ बस ये देखना कि वो कोई खुदा न खास्ता कोई ड्रगी तो नहीं है या कोई इस तरह का तो नहीं है। और अमूमन अगर हमारे घर में माहौल नहीं है तो हमारा बच्चा भी ऐसे लोगों से दोस्तियां नहीं करेगा। हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर कि वो हाँ हमारे हमारे हाथों का पला हुआ है, और हमने हम्म, उसे जो सिखाया है वो वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर हाँ हमने कभी उसके सामने कभी ड्रग्स नहीं इस्तेमाल की, अगर हमने कभी ड्रिंकिंग नहीं की उसके सामने, तो बच्चा भी हाँ नहीं करेगा। और नहीं करेगा, हमारा बिल्कुल सही। बिल्कुल, ये सब चीज़ें सबसे पहले बच्चे घर से सीखते हैं। और अगर घर में एक कंफर्टेबल उनको माहौल मिल मिल रहा है, तो वो नहीं जाएँगे खामख़ा इधर-उधर। मतलब हम भी बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। हाँ, और कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह समझते वो हैं। ज़्यादा जानते हैं, हाँ, वो हमसे ज़्यादा और जानते हमें हैं। वो चीज़ समझनी होगी, तो अपनी तरबियत पे वो रखें, यानी आपके घर का माहौल या आपकी प्रैक्टिस क्या है, बच्चों पे असर उससे होगा प्रैक्टिकली। आप आपकी प्रैक्टिस कुछ और है और आप उसको असूल सिखा रहे हैं अपने रिलीजन के, तो वो बड़ा मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, मुझसे एक सवाल किया गया था, बड़ा अच्छा सवाल था वो, बल्कि मेरी नज़रों से गुज़रा तो मैंने कहा मैं कर लूँ। अगर बच्चा गलती कर आए, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? जी। अ, एक बात तो किताबी बात हो सकती है हुँ। हाँ, बिल्कुल। कि नहीं होना चाहिए और आपको तहम्मुल से डील करना चाहिए, ये वो। लेकिन अ, प्रैक्टिकल लाइफ में किताबी बातें चलती नहीं हैं। नहीं और चलती। उस वक़्त मैं ये नहीं कहती कि आप भी कसूरवार हैं, किसी वक़्त वाक़ई पेरेंट भी किसी फ्रस्ट्रेशन से गुज़र रहा होता है और हुँ, वो कोई परफेक्ट एक्शन नहीं दे पाता। उस सूरत में कोशिश तो करें कि आप थोड़ा-सा अपने आप को होल्ड करके रखें, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते, अगर आप कोई शदीद रिएक्शन कर भी देते हैं, तो जितनी जल्दी आप उस पर अपोलोजाइज़ कर लें, अच्छा है। क्योंकि अगेन गलतियाँ तो अपनानी पड़ेंगी आपको अपने बच्चों की, क्योंकि आप अपने बच्चों की गलतियों को अपनाएँगे, तो वो आपकी गलतियों को अपनाएँगे, हुँ, ठीक है? आज आपको उनकी गलतियाँ अपनानी पड़ेंगी और उनको ये बताना पड़ेगा कि इट इज़ बैड, हुँ। लेकिन अ, ठीक है, आई होप यू लर्न फ्रॉम इट।
हाँ, लेकिन इंतजार मेरे ख्याल में हमें उनको ये श्योरिटी ज़रूर देना चाहिए और ये कहना चाहिए। मुझे अपने वालिद की वो बात याद है, जब पहली दफ़ा मैं जॉब के लिए निकल रही थी, तो उन्होंने कहा था, "कोई गलती हो जाए, तो घर ही वापस आना। जो घर वाले साथ देंगे, वो बाहर वाले नहीं देंगे। गलती हो जाए मतलब ये बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है कि गलती करके आपने कहीं और नहीं जाना, गलती हाँ, करके आपने वापस अपने घर आना है, क्योंकि घर वाले बिल्कुल ही यही आप" बात आपको समझानी पड़ेगी अपने बच्चे को। हाँ, बिल्कुल। तो ये दिस इज़ द कॉन्फिडेंस बेस्ट। देना होगा और फिर हुँ, गलती कर आए तो फिर उसको उस पे नागवारी का इजहार करना मेरे ख्याल में पेरेंट्स का हक है, वो जरूर करें। हुँ, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ये भी लगता है कि हमने उनको सिखाने के लिए उनसे ये कहना है, हम लोग अपनी गलतियां छुपाते हैं, हम ये कहने को तैयार नहीं होते, नहीं हम जाहिर कर रहे होते हम सुपरमैन और सुपर वुमेन है, हमने आज तक कोई गलती नहीं की, जबकि हमने अपने बचपन में बहुत गलती की होती है। तो अगर हमसे कुछ गलत हो जाए, कहें अरे यार मुझसे गलत हो गया, तुम गाइड करो कैसे हो सकता है ये। यानी हम टेक्नोलॉजी में अगर पीछे हैं तो हम बच्चों से अगर पूछ लें और सीख लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, तो उनका जरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छा अम्मा ने गलती की, अब्बा ने गलती की, तो उन्होंने सबके सामने इजहार किया, अब मुझे सही करो, मेरी गलती हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। हम लोग ये कहते हुए डरते हैं शायद। क्या ख्याल है आपका? जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि यहाँ हम लोगों में शायद अभी तक हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स के अंदर से ये चीज़ नहीं गई है। जबकि वेस्ट की तरफ आते वक़्त हमें इसके लिए तैयार भी होना चाहिए कि यहाँ पे आई एम सॉरी कहना कोई अ, अनोखी बात नहीं है। और अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो आप खुद आई एम सॉरी कहेंगे तो आपका बच्चा भी आई एम सॉरी कहना सीखेगा। हम्म, और आप बताएँ उसको बिल्कुल किसी मेरा ख़्याल है कि एक अच्छे वक़्त में जब आप अपने बच्चे के साथ कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, देयर शुड बी अ गुड टाइम, देयर शुड बी अ माय टाइम बिटवीन यू एंड योर किड कि जहाँ आप उनके साथ बैठ के सिर्फ़ बातें करें। तो कभी वीकेंड के ऊपर कोई एक टाइम रख लीजिए, सैटरडे, हम्म, संडे कोई टाइम रख लीजिए जिसमें आप सिर्फ़ बच्चों के साथ बैठ के बातें ही कर रहे हैं। मेरे घर में अमूमन सुबह नाश्ते के बाद का टाइम होता था कि हम्म, नाश्ता किया, अब आप आराम से बैठे हैं, आपने जॉब पे जाना नहीं है, आपकी छुट्टी का दिन है और आप बैठे बस बातें कर रही हैं। तो वो ज़रा 2-4 घंटे इस तरह से गुज़ार दें, कोई बात नहीं, हम्म, 4 काम आपके रह जाएँ, थोड़ी देर से हो जाएँगे, कोई बात नहीं, आप बच्चों को टाइम दें। तो उसमें इस तरह के वाक़यात उनको सुनाइए कि हमारे बचपन में एक दफ़ा हमने ऐसा कर दिया ऐसा कर और दिया सही था। में आप क्या करें? और फिर हम घर गए, हमें डाँट भी पड़ी, हमें मार भी पड़ी और हम्म, उसके बाद हमारा मसला भी हल किया गया। तो हाँ, इस तरीके से उनको थोड़ा-सा अपने घर के कल्चर से मुतारिफ भी कराएँ कि हमारे हमारे कल्चर में माँ-बाप की डाँट और मार जो है वो अ, वो किस लिए होती थी और उसका क्या इम्पैक्ट होता था और साथ-साथ ये भी बताएँ उनको कि हम भी गलतियाँ करते थे इस तरह की, लेकिन हम उसके बाद घर से भाग नहीं जाते थे। हम जाके बताते थे कि ये हो गया है, चाहे उसके बाद मार ही पड़े, लेकिन हम हमारी बताते थे। अब जैसे आपकी आपकी वही वाली एग्जाम्पल के फाइन आया, टिकट आया, तो हम घर हाँ, वापस आएँगे और गलती से फिर हमने सीखा एग्ज़ैक्टली। कि हमने सिग्नल हाँ, तोड़ हाँ, दिए है। हमने बिल्कुल कि स्पीड आपका अगर ड्राइवर्स लाइसेंस अगर आपका कैंसल हो जाए, तो आप मुल्क छोड़ के तो नहीं चले जाएँगे ना? हाँ, तो जैसे अल्मास सीख रही है अगर गलती हो जाएगी और हम ओवर रिएक्ट करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट टाइम हमें नहीं बताएँगे। तो हाँ, लेकिन ये है कि वो किताबी वाली बात नहीं करनी, बिल्कुल डॉक्टर अतिया ने सही कहा कि नागवारी का इज़हार तो हम करेंगे और वो हो जाता है, बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, उस पे हमने ज़रूर कंट्रोल रखना है। हम एक महफ़िल में बैठे हुए थे और वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। सो मुझे लगता है कि स्टिल हमारे देसी पेरेंट्स जो हैं इस पे कन्फ्यूज़ हैं कि सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो बच्चों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मैं देख रही थी वो बैठी हुई ख़वातीन वो बात कर रही थी कि वो मासूमियत ख़त्म हो जाती है। हम फलाँ स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपनली ये बात की जाती है। या पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें जो कनेक्शन हमारा रहता है और पूरी दुनिया में हमारा ये चैनल देखा जा रहा है तो वहाँ पे भी होता है कि नहीं हमारे बच्चे अभी भी सिक्योर हैं क्योंकि उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं, वो बहुत मासूम है। और यहाँ हमारे यहाँ बाकायदा बताया जाता है। तो आप क्या समझती हैं सेक्सुअल एजुकेशन में एक स्टेप और आगे जाऊँ, जैसे सेम सेक्स मैरिज पर बात हो तो हम फौरन डाँट देते हैं अगर बच्चे हमें आकर बताएँ भी तो हमें उनको रोक दिया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे तो उनके भी राइट्स हैं।
तो बात तो करनी पड़ती है। तो आप क्या कहती हैं, ये बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शबा, और मैं समझती हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम यहाँ बाय चॉइस आए हैं, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया यहाँ आने के लिए। तो अब हमें यहाँ पर रहने के लिए और सरवाइव करने के लिए हाँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सोचना भी पड़ेगा और बात भी करनी पड़ेगी। हमारा बच्चा अगर कुछ चीज कहीं से सीख कर आता है, चाहे वो स्कूल से सीख के आ रहा है या वो किसी और जरिए से सीख के आ रहा है, उसको ये बात समझाना कि ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है, इसके ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, और ये एज एन इंफॉर्मेशन उसके पास होना इस मुआशरे की जरूरत है जिसमें वो रह रहा है, जिसमें वो ग्रो कर रहा है। और उसमें उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू बाहर से मिलेगा, घर से बाहर से। अगर हम उसे सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे छोड़ देंगे तो आगे जाके हमें खुद प्रॉब्लम होगी। अगर हम उसकी बात सुनेंगे कि उसको क्या पढ़ाया गया है, यहाँ पे तो देखिए प्राइमरी स्कूल के हद तक, बल्कि हाई स्कूल की हद तक जो कुछ भी स्कूल में होता है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास घर पे आती है कि हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हमारा इंफॉर्मेशन सेशन है, नेक्स्ट इसका ये टॉपिक है। तो अब अगर कोई इंफॉर्मेशन स्कूल से मिल रही है तो वो इंफॉर्मेशन उसको घर से भी मिलनी चाहिए, चाहे वो उसके तरीके में फर्क हो, वहां और तरीके से मिलेगी, वहां भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही मिलती है। और आप भी उसको अगर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एड्रेस कर देंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आप बच्चे के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि जो चीज वो सिखा रहे हैं उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, हमें मालूम है कि कोई कुछ बातें जो हैं वो वक्त के साथ बच्चे को पता चलनी चाहिए, जल्दी पता चलेंगी तो उनका नुकसान होगा, लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम को आप तब्दील नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि आप उसके साथ चलना शुरू करें, और एक डायरेक्शन उसे वहां से मिल रही है तो एक डायरेक्शन आप दें। आपके पास अगर आपका दीन भी है तो दीन भी आपको हर मैटर ऑफ फैक्ट पे एजुकेट करना सिखाता है। कुरान में हर टॉपिक पे बात है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जहां तक आपने ये बात की कि ये जो अब सेम सेक्स का मैरिज का कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं समझती हूँ कि बच्चों के सामने बात होनी चाहिए, और उस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से आप समझते हैं कि वो सोचें। चाहे आप किसी चीज के हक में दलाइल दे रहे हैं या किसी चीज की मुखालिफत में दलाइल दे रहे हैं, दलील आपके पास होनी चाहिए। और उसके लिए किसी भी चीज की दलील देने के लिए थोड़ा सा आपको खुद उस पर पढ़ना पड़ेगा, खुद उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। आप इसके लिए आपका रिसर्चर होना जरूरी नहीं है, आपका पेरेंट होना काफी है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए किसी भी टॉपिक पे जो आपका बच्चा पढ़ रहा है उस पर उससे बात करने के लिए आपको खुद उसके ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो क्या चीजें सीख रहा है। और अगर कोई ग्लोबल मसला बन गया है तो उस ग्लोबल मसले को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कहा। ऊपर बात करें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुने और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें। वो आपका बच्चा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बेहतर सीख लेगा, और ये इंसान की फितरत है कि वो हमेशा बेहतरी की तरफ जाता है, ये अल्लाह ने रखी है कि वो बेहतरी की तरफ। तो वो आप उसके सामने उस चीज को ज्यादा मौसर अंदाज में पेश करें, ज्यादा बेहतर अंदाज में पेश करें कि वो उसको उसके ऊपर कहीं और जाके बात करे तो कॉन्फिडेंटली कोई दलील दे सके। अच्छा, आगे मेरे पास 2-3 सवालात और हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे सिलसिले को रोक रही हूँ कि कहीं गुफ्तगू बहुत तवील ना हो जाए। बड़े काम की गुफ्तगू हुई है। मैं तो चाहूंगी कि इस प्रोग्राम को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको इससे और ज्यादा फायदा हो, जो कि स्पेशली हमारी जो देसी आवाम है उसको। तो डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक आपको फिर जहमत दी जाए, क्योंकि कुछ सवालात मेरे सामने हैं, कुछ मुझे प्राइवेट मैसेज पर इस वक्त लोगों ने भेजे। इसको हम सिलसिले को यहाँ पे रोकेंगे, लेकिन
मैं चलते चलते आपसे एक दो चीजें और पूछूं कि ये जो कहा जाता है ना कि अपने कल्चर के दरमियान और यहाँ एक जो एक पुल बनाना है हमें ना, एक ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए जो आम कहा जाता है, जो एक एग्जाम्पल दी जाती है, बच्चों के साथ बैठ के अपने ड्रामे देखें, अपनी फिल्में देखें, ताकि बच्चे एक तो लैंग्वेज से भी आपके वो जो स्टाइल होता है खास बात करने का वो क्या है, हम वो समझ रहे होते हैं कि जो है वो वर्बली अब्यूज किया जा रहा है, बल्कि वो हमारे कल्चर का हिस्सा होता है, कुछ इस तरह करके बोल देना, कुछ वर्ड्स, कुछ चीजें, कुछ तहजीब से वाबस्ता रखने के लिए आप उनको अपने ड्रामों से या अपनी जबान की चीजों से जो है वो आशना करें। ये भी एक तरीका होता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो जो नए यंग पेरेंट्स आते हैं उनको ये होता है कि बस किसी तरह वो अच्छी सी इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, तो वो उनके सामने घर में भी इंग्लिश में ही बात करने लगते हैं, बल्कि वो अपनी तहजीब, अपनी जो उर्दू जबान है उससे दूर हो जाते हैं। आप इसके दरमियान का कोई हल निकालें, रास्ता बताएं। दरमियान का रास्ता यही है शफक, जो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात की थी कि कुछ फासला हमें तय करना पड़ेगा अपने कल्चर से, और कुछ वो फिर खुद ब खुद आ जाएंगे हमारी तरफ, क्योंकि वो बच्चे हैं, हम पेरेंट हैं। हम अगर आगे बढ़ेंगे तो ये हो नहीं सकता कि बच्चा हमारी तरफ ना आए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और यकीनन बहुत सारे और लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा कि आपको भी थोड़ा फर्क समझना होगा इस बात का कि कल्चर क्योंकि बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है आपके मजहब से, आपके दीन से, तो आपको जरा अपने मजहब को भी थोड़ा गहराई में जाके समझना होगा, और मजहब को रिवायत से अलग करना होगा कि क्या चीजें हम अपने कल्चर से सिर्फ एक रिवायत के तौर पर लेकर आए हैं और क्या चीज वाकई दीन के मुताबिक है। हाँ, फिर उसमें आपको एग्जैक्टली और उसमें आपको खुद भी कुरान को जरा डेप्थ में पढ़ना होगा, और उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि कुरान में हर दौर के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है, तो उसमें आपको वो चीजें तलाश करनी है जो आपके दौर के लिए हैं, और आपके न सिर्फ दौर के हिसाब से बताई गई हैं, बल्कि आपके दौर में जो मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं उनको भी एड्रेस किया गया है। तो आप जब आप इसको समझेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपके घर में कौन सी चीजें हैं कि जो अच्छी रिवायात नहीं है और दीन भी उनको सपोर्ट नहीं करता। आप सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया कर रही है, लोग कर रहे हैं। तो लोगों के पीछे भागने के बजाय आप ये देखिए कि आपका कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन उसकी क्या होगी, और वो अपने घर में इम्प्लीमेंट कीजिए। मसलन मैं एक बहुत थोड़ा सा नाजुक सी बात है, सेंसिटिव है, लेकिन क्योंकि मैं बात ही इसके ऊपर कर रही हूँ तो इसलिए मेरा ख्याल है मुझे इसको उठा देना चाहिए यहाँ पे। कि हम अगर बच्चे को यही समझाने में लगे रहेंगे कि अरबी लिबास पहनना दीन है, तो वो कंफ्यूज ही रहेगा सारी जिंदगी, और वो एक मखसूस कुएं में ही जिंदगी गुजारेगा। वो भी नहीं समझ सकेगा कि भाई अरबी लिबास का दीन से क्या ताल्लुक है, क्या दीन यूनिवर्सल नहीं है। उसके जहन में यही क्वेश्चन आते रहेंगे कि क्या दीन यूनिवर्सल नहीं है। अगर दीन जो था वो कहीं फिलाडेल्फी में आ जाता और वहां से उसकी तरवीज शुरू होती तो कैसे होती। तो ये बात बच्चे के सोचने से पहले आप सोचें ना कि दीन अगर जर्मनी में आया होता और पैगंबर जर्मनी में रह रहे होते और जर्मन ही होते तो वो कैसे उसकी तरवीज करते। हाँ, या उनका लिबास क्या होता, मतलब उनका लिबास क्या होता है। तो उनको कल्चरल लिबास में और डिसेंसी में फर्क पता होना चाहिए कि आपका दीन डिसेंसी की बात करता है और प्रैक्टिस की बात करता है कि आप अच्छे इंसान का कुछ डेफिनेशन क्या होती है। जी बिल्कुल, कि आपका किरदार क्या है, और उस किरदार में डिसेंसी बुनियादी शर्त है, इल्म में एक्सेलेंस की बात करता है। ये मेन चीजें हैं आपके दीन की, जो आप बच्चे को जब सिखाएंगे तो वो फिर खुद ब खुद एक ट्रैक पे चलेगा। उसके बाद जो पेटी चीजें हैं उनकी अहमियत नहीं रह जाएगी,
हुलियों की अहमियत नहीं रह जाएगी। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी कि इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये बातें आपको सबसे पहले अपने बच्चे को सिखानी पड़ेंगी, तब आप एक्सपेक्ट करती हैं, कर सकती हैं कि वो भी हर चीज़ को एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट लेगा। माशाल्लाह, So, बहुत बहुत खूबसूरत बात। I और don't मैं know if हम I am doing myself enough, लेकिन at least I have tried. हाँ, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम इस पे भी बहुत बातें करेंगे, बल्कि 2-4 और चीज़ें बहुत सामने मेरे रखी हैं, लेकिन मैं इसलिए रोक रही हूँ कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और हम आपकी गुफ्तगू के सहर में ऐसे खो गए थे कि हमें वक़्त का अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम 1 घंटे की गुफ्तगू माशाल्लाह से कर गए। लेकिन बड़ी काम की, बड़ी कीमती गुफ्तगू थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अतिया, क्योंकि आपका ताल्लुक भी, मैंने जैसे कहा कि एक उस्ताद के साथ बात करने के लिए हम बैठे हैं, जिसके पास ज़िंदगी का भी तजुर्बा है और तदरीसी यानी इल्म अमल का तजुर्बा जब साथ मिलकर हो तो डॉक्टर अतिया जैदी जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो आपके भी कुछ सवालात हैं अगर, और आप किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं डॉक्टर अतिया से, तो हमें ज़रूर अपना मैसेज सेंड करिएगा। डॉक्टर अतिया के यूट्यूब चैनल का लिंक भी यहाँ मौजूद है और हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में उनसे उनके चैनल के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर अतिया। मैं आपको अब कहते हैं ना वो रस्मन एक दफ़ा और आपको थैंक यू बोल दूँ। कोई मैसेज हो तो आप दे दें, फिर हम खुदा हाफिज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया शफ़क़त। इसमें आपके सवालात का बड़ा रोल है। जो कुछ भी मैं बोली, वो आपके सवालात की वजह से बोली और आपने यकीनन इसके लिए मेहनत की थी अच्छी, और मुझे नहीं मालूम कि मैं किस हद तक सामाईन को सैटिस्फाई कर सकी। बहुत प्यारा बोली। लेकिन मैं यही कहूँगी कि वी आर नॉट परफेक्ट, और हम जितना हमारी कैपेबिलिटी में होता है, हम उसके मुताबिक गुफ्तगू कर देते हैं। और सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सुना और बर्दाश्त किया इतनी देर। और जब भी आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी ख्वाहिश आएगी कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, तो आई विल बी देयर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम आपको एक और नया टॉपिक पहले से दे देंगे ताकि नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर बात करें। थैंक यू सो मच। देखिए, बात सिर्फ इतनी है, जो पूरी गुफ्तगू का हम समराइज भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ फासले आपको तय करने हैं, कुछ फासले आपके बच्चों को तय करने हैं, लेकिन उसका इनिशिएटिव आपको एज अ पेरेंट्स लेना है। अगर ऑस्ट्रेलिया में ग्रो करना है अपने बच्चों को, या अमेरिका कनाडा जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये जो गुफ्तगू है आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। लेकिन आपको याद रखना है कि बच्चों की तरह आपके भी सीखने का अमल माँ की गोद से लेकर कब्र तक है। तो आप भी अपना जारी रखिए और प्रोग्राम को शेयर कीजिए, अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे और डॉक्टर अतिया जैदी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।